नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र संदेश संवाद कार्यक्रम। आज मिलेंगे हम एक ऐसी शख्सियत से जो समाज में सकारात्मक बदलाव की मिसाल बन रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुगल सराय के रहने वाले एक ऐसे समाज सेवी और उद्योगपति जिन्होंने समाज सेवा को ही अपना धर्म बना लिया है। उनका नाम है श्री चंद्रेश्वर जायसवाल जी। चंद्रेश्वर जायसवाल जी एक तरफ जहाँ सूर्या पॉलीट्यूब इंडस्ट्रीज के द्वारा किसानों के लिए पाइप का निर्माण करते हैं, वहीं परिवर्तन सेवा समिति के द्वारा समाज की सेवा में लगभग 5-6 साल से सक्रिय हैं। परिवर्तन सेवा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष जाड़े के समय लगभग 1000 कंबल बांटे जाते हैं। वहीं ज़रूरतमंद गरीब बच्चियों की शादी के लिए आप अनुदान भी करते हैं। हर वर्ष लगभग 10 से 12 शादियां आप कराते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं उनसे उनके लक्ष्य के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए सर। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको और आपकी पूरी यूनिट को, आपकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। समाज के लोगों को चिन्हित करना, जैसे कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी के पास हो, तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोगों को पहचान के परख के आप बबरी की इस धरती पर लेके आ रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। और दूसरा, मैं चंद्रेश्वर जायसवाल प्रदेश मंत्री हूं, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का, और रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूं। साथ ही परिवर्तन सेवा समिति हम लोगों की एक सामाजिक संस्था है जी। तो उसी सामाजिक संस्था के बैनर तले हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ। समाज सेवा की भावना आपके अंदर कैसे जागृत हुई और परिवर्तन सेवा समिति का निर्माण आपने क्यों किया? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, समाज सेवा की भावना अंतर्मन से आती है। समाज सेवी तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन एक दिखाने के लिए समाज सेवा करना जी, और एक अंतरात्मा की आवाज से समाज सेवी बनना, इसमें बड़ा फर्क है। तो हमारी सोच थी, मैं चूंकि बहुजन समाज पार्टी की पहले राजनीति करता था, तो जब हम लोग की बस्तियों के अंदर कैडर कैंप लगते थे, मैं जाकर था, देखा कि बड़ा मतलब अभी भी बड़ी असमानता है जी। बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद हैं जिन्हें हम लोगों की आवश्यकता है। तो हमारे अंदर से वही अंतरात्मा की आवाज पे मैं अपने आप को, चूंकि मैं राजनीति करता था, उसके बाद मैं समाज सेवी, और मैं अपने आप को आज समाज सेवी नहीं बोलता हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं सेवक हूँ और सेवा करने की भावना से लोगों की मदद। आप राजनीति और समाज सेवा में कितना अंतर समझते हैं? देखिए, सोच के ऊपर डिपेंड है। होता क्या है कि आज का लोग समाज सेवी बन के राजनीति में कदम रखते हैं, और कुछ लोग राजनीति करते हुए भी समाज सेवा करते हैं, जो मैं कर रहा हूं। मैं खुद को राजनीति और समाज सेवा से अलग नहीं मानता। राजनीति पे अगर लोग उद्देश्य पावर का, पैसे का बना लेंगे, तो वो समाज सेवा करता ही नहीं। तो हमारा जो उद्देश्य है, राजनीति करने का भी उद्देश्य जो है लोगों की मदद, तो हम उसे बहुत ज्यादा भिन्न नहीं मानते मेरे शब्दों। चंद्रेश्वर जी, आप एक उद्योगपति भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं। ये दोनों दायित्व कैसे आप निर्वहन कर पाते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपका है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि राजनीति भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, और साथ में उद्योग चला। देखिए, मैं संयुक्त परिवार से बिलोंग करता हूँ, अपने घर का बड़ा बेटा हूँ। हमारे साथ हमारे 2 छोटे भाई, रवि प्रकाश और गौरव जैसे। तो दोनों भाई हमारे, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, मतलब मैं ही समझ, दोनों के बिना मैं अधूरा हूं, और दोनों की मदद के
से ही हम समझिए आगे बढ़ पाते हैं, बैलेंस बना पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उद्योगपति हूँ, उद्यमी हूँ तो मैं टोटल राजनीति कर रहा हूँ, उसमें समय नहीं देता। बैलेंस बना के चलना पड़ता है। थोड़ा सा कष्ट होता है मुझे अपने शरीर को, क्योंकि फैक्ट्री भी देखना है, उस समय के लिए एकदम से छोड़ भी नहीं पाते। भाइयों का पूरा सहयोग है, इसमें कहीं से कोताही नहीं है। इसके बाद भी फैक्ट्री पे जाना है, बैलेंस बनाना है, लोगों को देखना है। इसके बाद फिर हम आते हैं अपने जहाँ मुझे सुकून मिलता है समाज सेवा करके। तो थोड़ी सी कभी कभी अपने आप को मैं समय नहीं दे पाता, कठिनाइयां होती हैं, लेकिन उसमें परस्पर व्यवस्था बना के चलता हूँ। हर साल 1000 कंबल वितरण का विचार आपके मन में कैसे आया? आपकी प्रेरणा स्रोत क्या है? बताया जैसे हमारी सामाजिक संस्था है परिवर्तन सेवा समिति, तो परिवर्तन सेवा समिति का उद्देश्य ही था, और हम लोगों ने लक्ष्य बना के चला था कि हमारा लक्ष्य गरीबों व असहायों की सेवा, हमारा एक स्लोगन है। तो परिवर्तन सेवा समिति में हमारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मित्र हैं, इसमें कई नाम है। हमारे साथ दिलीप देशपाल भी जुड़े हैं, वो सह संयोजक के रूप में है। कुलदीप सिंह जी हैं पार्टीज के रूप में। तो लगभग ऐसे कई नाम हमारे साथ हैं। मैं नाम भी लेना चाहूंगा। सरदार डिम्पल सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, दिलीप जायसवाल जी, हमारे साथ निखिल गुप्ता जी, और हमारे साथ सत्यकांत जी है, सदा बालू जी है, पाटिल साहब है, हमारे परिवर्तन सेवा समिति। तो इन लोगों ने एक उद्देश्य बनाया कि जाड़े में ठंड बहुत है, और कई बार अखबारों में हमने देखा कि ठंड से कई लोगों की मौत। सरकार का प्रयास रहता है कि ठंडी पड़ा तो हम लोग कंबल उम्बल, सरकारी कंबल जाता है, लेकिन जितने जरूरतमंद वहां जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यह ठान लिया कि हम लोग किसी भी अपने क्षेत्र में कम से कम किसी भी व्यक्ति की मौत ठंड से नहीं हो, ये हम लोगों ने इसको लड़ लिया। और उसी क्रम में हर वर्ष आपसी सहयोग से, आपसी सामंजस्य बना के 1000 कंबल बांटने का लक्ष्य हमारा रहता है। उसके अलावा भी अगर कोई जरूरतमंद सामने मौजूद है, आ जाता है, तो 1000 के अलावा भी हम लोग से। और इसमें हमारे पूरी टीम का से। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि शादियां ज़्यादा हो गई, संसाधन कम पड़ गए, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? हमेशा दिक्कतें आती, क्योंकि गरीब बच्चियों की जब शादी, एक पिता का बड़ा अभिमान रहता है कि हम अपनी बच्चियों की शादी बड़ा धूमधाम से करें जी, लेकिन किन्हीं कारणों से मैंने कई बार ऐसे हमारे यहाँ केस आए, जैसे कि माँ है पिता नहीं, कभी कभी माता पिता नहीं करते, पास पड़ोस के लोग सहयोग करके शादी करा। तो हमारे यहाँ हमारी टीम के मेंबर्स के यहाँ जब आती है सूचना कि एक बच्ची है उसकी शादी करानी है, तो हम लोग बैठते हैं, आपस में तय करते हैं कि एक टीम हमारी बनती है, वो जाती है वहाँ इंस्पेक्शन करती है कि वाकई ये सही है, बात तो है कि नहीं है, सही है कि गलत है, ऐसा तो नहीं है कि केवल लेने के लिए। दूसरा मानक हम देखते हैं बच्ची 18+ होनी, बालिग होनी चाहिए। अगर हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो हम लोग, ना ही कोई सरकारी सुविधा हमें प्राप्त है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था, हम लोग आपस में ही कंट्रीब्यूट करके उस बच्ची की शादी में सहयोग करें। कई बार ऐसे आते हैं कि खर्चे बड़े हो गए, कम हुआ व्यवस्था, तब भी हम लोग आपस में ही व्यवस्था कर लेते हैं और बच्चे की शादी धूमधाम से करते। मुझे लगता है कि जिनकी मैंने सहायता की उनका मुझे आशीर्वाद और उनकी दुआएं मेरे साथ थी, और जो हमारे सहयोगी थे, सहयोगियों का और हमारे परिवार का भरपूर सहयोग और समर्थन रहा। इस वजह से आज मैं आपके बीच हूँ।
जायसवाल जी, 2 जुलाई 2010 को आपके ऊपर एक हमला हुआ था। क्या मामला था? और आज जब मुगल सराय में दवा कारोबारी के साथ ऐसी घटना हो जाती है जिसमें गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो आप आज बाहर निकलते समय अपने को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? 2 जुलाई 2010 में जो मेरे ऊपर हमला हुआ था वो गुंडा टैक्स का मामला। हमसे गुंडा टैक्स मांगा गया, क्योंकि मैं गांव से भी बिलोंग करता हूँ। शुक्रिया। और क्योंकि मैं गांव से भी बिलोंग करता हूँ और हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, तो जब मेरे ऊपर गुंडा टैक्स का मामला आया, हमसे मांगा गया, दबाव बनाया गया, तो हम नहीं समझ पाए। हमने फैक्ट्री से बाहर कर दिया और मेरे ऊपर घात लगा के हमला किया। अच्छा। हाँ, हमला किया गया, हमने चिन्हित भी किया, जेल भी गए, सजा भी हुई। तो उसमें कहीं सरकार का भी पूरा सहयोग मिला मुझे। अब बातें रोहितास पाल जो हमारे व्यापारी हैं दीनदयाल नगर के, उनकी निर्मम हत्या हो गई गोली मार के, और इससे पूरा का पूरा समाज हस्तक्षेप है। और एक वक्त तो वाकई भय का वातावरण हो गया था, लेकिन मुझे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। पुलिस लगी हुई है, अपना कार्य कर रही है, और उम्मीद है कि कुछ जरूर बड़ा खुलासा होगा। इसके पीछे जितने लोग हैं उनका चेहरा बेनकाब होगा, हत्यारे पकड़े जाएंगे और भय का वातावरण समाप्त। योगी जी पे मुझे पूरा भरोसा है और भरोसा करना भी चाहिए। जिस प्रकार से, जिस तेजी से अपराध का ग्राफ कम हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस तेजी से किसी सरकार में अपराध का ग्राफ कम नहीं। व्यापार मंडल की मांग थी कि जो भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जो टैक्स पेई हैं, सबसे पहले उनको चिन्हित करके उनको असलहे का लाइसेंस हमारी मांग है। और मुझे लगता है कि पीड़ित परिवार को दे दिया गया होगा। हाँ, उनका भी बन रहा था। और बाकी जितने भी बड़े व्यापारी हैं उनके लिए मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनको सरलता से असलहा लाइसेंस। यदि आपके संगठन को प्रशासनिक स्तर पे, सरकारी स्तर पे सहायता मिलती है, तो आप समाज सेवी संगठन के द्वारा और कौन कौन से कार्य करना चाहेंगे? अगर हमारे परिवर्तन सेवा समिति को प्रशासनिक या सरकारी जो भी अगर फंड उपलब्ध होता है, तो सबसे पहले मैं अपने चंदौली जनपद या उसके आसपास जहां से भी मैं बच्चियों की शिक्षा पे, मैं बच्चियों की शिक्षा पे पूरा का पूरा फोकस करना चाहता हूँ। उच्च शिक्षा पे बच्चियां गरीब परिवार की हैं, बड़े परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब परिवार की बच्चियां इंटर तक के बाद वो पीछे हो जाती, नहीं हो पाता कुछ नहीं, चूंकि आगे की शिक्षा काफी महंगी होती है। तो हम पूरा का पूरा ध्यान उनके उस उच्च शिक्षा पे लगाए कि बच्चियों की शिक्षा जो है उत्तर। और साथ में, क्योंकि एक छोटा सा किस्सा मैं बता दूं, हमारे बनारस में आपको याद होगा कि एक गरीब रिक्शा वाले के बेटे जो है IAS याद है ना? तो उस दौरान उन्हें कुछ पैसे की आवश्यकता थी, समाज के कई जगहों पे गए, बहुत सहयोग नहीं मिल पाया। तो शायद वो पीड़ा उन्होंने वो बाद में इंटरव्यू में उन्होंने शायद बताई, हम लोगों के पास सूचना पहुंची थी, चूंकि हम चंदौली के रहने वाले। तो उस तरह की पीड़ा किसी परिवार के, गरीब परिवार के बच्चे को ना हो। अगर हमारी परिवर्तन सेवा समिति को इस तरह का कुछ फंड मिलता है तो हम लोग ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में भरपूर सहयोग। परिवर्तन सेवा समिति गरीबों के इलाज के क्षेत्र में क्या करती? हमारा अगर फेसबुक पेज पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि कम से कम 500 लोगों का इलाज हमने करवाया।
हमारी परिवर्तन सेवा समिति की टीम के लोग बैठने नहीं देंगे, एक दिन भी नहीं बैठने देते हैं। कहीं अगर उन्हें सूचना मिल जाती है कि गरीब परिवार है, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहा है, उसकी सूची आ जाती है कि गरीब परिवार कितना का है, वहां कहीं फैक्ट नहीं है, तो हम लोग तत्काल आपस में फंड कंट्रीब्यूट करके उनकी इलाज कराते हैं। 50 लोगों का अब तक इलाज हम लोग करते हैं, अच्छी बात है। लोगों के आपसी सहयोग से। अच्छा, कभी क्या ऐसा हुआ है कि कोई फर्जी आदमी आपके संगठन में आया हो, बोला कि नहीं मेरी बच्ची का शादी होना है? हाँ, हुआ है, ऐसी घटना हुई? ऐसी कई घटनाएं हैं, अब नाम तो नहीं बताऊंगा। और ब्लड के लिए भी आते हैं लोग हमारे। अच्छा। हाँ, तो हम कई बार जाके स्वयं पकड़ लेते, जब कुछ ऐसा होता है तो चेहरे से हम लोग भाप लेते हैं। एक सज्जन आए हमारे यहाँ, बोले हमारी बच्ची की शादी कराओ। तो हमने कहा ठीक है, जरूर आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी। हमारी टीम वहां गई तो मौके पे वो उनकी व्यवस्था मौजूद नहीं थी, जहां उन्होंने घर बताया वहां उनका घर नहीं था। पास पड़ोस से पूछा तो वो बताया कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर उनका पुनः फोन आया कि भैया क्या सोचे हैं आप हमारे लिए? हम सोच रहे हैं कि परिवार लेके आपके यहाँ जाएं, आप यही मदद कर दीजिए, फोटो खिंचवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की चीजें आती हैं, तो हम लोग की जो टीम है कमेटी, वो जांच करके बता सकते, पूरा सर्वेक्षण करती है उसके हाँ उसके बाद, क्योंकि हम लोग आपस में मदद कर रहे हैं और सही आदमी के यहाँ जाना चाहिए। लाभ जो है सही आदमी। एक छोटा सा किस्सा और बता रहे, तो एक व्यक्ति हमारे पास आए, बोले कि एक बच्चा है काफी बीमार है जी, तो इसे ब्लड की आवश्यकता है। तो उन्होंने मुझे कहा और बड़ा झटके में, तो मैं तुरंत लेटर पैड निकाला और लेटर पैड पे पूरा का पूरा डाटा मैंने लिखा और जिला कार्यालय पे जहाँ रक्तदान हम लोग करते हैं, जहाँ ब्लड बैंक है, वहाँ हमने भेज दिया था। फिर हम सोचे कि हॉस्पिटल चले देखने के लिए। बच्चा तो मिला मुझे, उसके पिताजी भी मिले और वाकई ब्लड की आवश्यकता थी उसे। तो पिताजी से हमने उनके बच्चे के पिताजी से पूछा कि ब्लड की आपको आवश्यकता थी, तो हमने लेटर पैड बना के दे दिया है, ब्लड आ रहा होगा। कैसा आप पैसवा आप के देवे के हो कि उन्हीं के दे देव? हमके पैसा कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ परिवर्तन सेवा समिति का कार्य निःशुल्क होता है। हम लोग ब्लड खरीदते भी नहीं है और बेचते भी नहीं है। हम लोग रक्तदान लेते हैं और रक्तदान देते हैं। ऐसा कहाँ, किसको आपने पैसा दिया? बोला जो न आपके यहाँ गए ना साहब, हमसे 8,000 रुपया में बतीले हम। तो हम तुरंत वहाँ फोन किए और वहाँ ब्लड रुकवाएं तत्काल, चूंकि बच्चे को आवश्यकता थी, चढ़ाना था। तो हम परिवर्तन सेवा समिति के अपने पदाधिकारी को भेज के वहां से ब्लड लेके आए और इनको निःशुल्क ब्लड हमने दिया। अच्छा जी, इस तरह की भी फर्जीगिरी होती है। लोग भी मिलते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों से सामाजिक संस्थाएं होशियार रहें। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज जो हमारे इंटर करने के बाद जो बच्चे निकलते हैं जी, बहुत तेजी से उनका मन बदलता है। मन में आएगा इंटर तक कि हम इंजीनियर बनेंगे, फिर बाद में आता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, कभी किसी के मन में आता है कि हम आईएएस बनेंगे। तो सबसे पहले मैं उनसे यही एक अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से, कि आप कोई एक लक्ष्य बनाइए। जैसे महाभारत में अर्जुन ने मछली की आँख को टारगेट करके निशाना साधा था। हमारे नौजवान जो हैं एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए अपना सब कुछ सबसे बेस्ट से बेस्ट समय लगा दें। क्योंकि आप आज कुछ और सोच रहे हैं, कल कुछ और सोचेंगे तो सफलता नहीं मिलने वाली है। और चूंकि मैं उद्यमी भी हूँ, व्यापारी भी हूँ, तो आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और अपील करना चाहूँगा कि हमारे चंदौली में रोजगार की बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। आपके पास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, करीब 300 साढ़े 300 लोगों का हमारे यहाँ हब है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक हब है। 17-18 हजार हमारे यहाँ कर्मचारी भी कार्य करते हैं। तो अपने नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप भी आगे बढ़िए, पढ़ लिख के उद्यमी बनिए, क्योंकि जिन्हें अपने काम पे भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं और जिन्हें अपने आप पे भरोसा होता है वो उद्यमी बनते हैं, व्यापारी बनते हैं।
तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा जी। कि ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवान उद्यमी बने और पूरा सहयोग मैं करने को तैयार हूँ। हमारा रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन सहयोग करेगा। चलते चलते एक और बात होती है कि आपका संघर्ष बहुत बड़ा रहा है। इस संघर्ष में सबसे बड़ा सीख आपको क्या मिला? हर कदम पे सीख है। मुझे तो लगता है कि मैं हर दिन हम्म, प्रतिदिन सीखता ही रहता हूँ। हम्म, कभी खुद से, कभी समाज से। जी। और सीख सबसे बड़ी सीख मुझे ये मिला कि अपने आप पे भरोसा करिए, जी। सफलता आपके कदम चूमेगी। हम्म। चंद्रशेखर जी, एक भावुक और प्रेरणादायक बात यह है कि आपने गरीबों की सेवा करते हुए किस बात का अनुभव किया कि आपने अपने शरीर पे अंगूठी, चेन, ये सारे आभूषण उतार के रख दिए, जबकि हम लोगों ने शुरुआत में देखा है कि आपके 8 उंगलियों में अंगूठियां होती थी, मोटा सा ब्रेसलेट होता था, जी। चेन होती थी। हाँ। क्या मनोभाव था, क्यों उतार दिया आपने? बड़ा भावुक कर देने वाला आपने सवाल पूछा। जी। जिस वक्त मुझे समाज सेवा, हमारी अंतरात्मा से आवाज आई कि नहीं, समाज सेवा, समाज के लोगों की मदद करनी चाहिए। जी। बड़ा इस तरह के लोग हैं। हम्म, जब मैं मलिन बस्तियों में गया, जो सेवा बस्ती हम लोग अब उसको बोलते हैं, हम्म, जब हम गए, कुछ सामान मुझे याद है, दीपावली का समय था अच्छा। और काफी सामान हमारी टीम हमारे साथ लेके गई थी। हम्म, तो जब उधर से जब हाथ एक बढ़ा, एक बुजुर्ग महिला का, हम्म, और हम देने के लिए हाथ उठाए, हम्म, तो हमारे हाथों में अंगूठी और ब्रासलेट था काफी, मतलब तो जब हमारी निगाह लड़ी तो हम देखे कि वो दादी जो है उधर ही देख रही थी। जी। तो थोड़ा सा वो संकोच कर रही थी हाथ बढ़ाने में। हम्म, बड़ा भावुक कर देने वाला वो पल था। तो हमने कहा कि दादी, आपके लिए है, आप इसको लीजिए। बोली, बचवा जियत रहा, जागत रहा, आशीर्वाद उन्होंने दिया हमको। हम्म, और वो तब तक हमारी अंगूठी और हम हमारा ब्रेसलेट वगैरह देख रही थी। हम्म, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं हम्म, इनके अंदर ये भावना पैदा हो गई है कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, हमारा इनका कोई समान नहीं है, समानता नहीं है, हम लोग एकदम हम्म, नीचे और ऊपर की जी। बातें मुझे हम्म, ऐसी महसूस हुई। हम्म, उसी समय तत्काल हम्म, हमने तुरंत सारी अंगूठियों को निकाल के पॉकेट में रख लिया, अच्छा। ब्रेसलेट निकाल दिया और हम्म, दाहिने-बाएँ दोनों अंगुलियों की अंगूठियों को हमने निकाल के पॉकेट में रख लिया। जी। हमने कहा, दादी संकोच करे के बात ना, हमहू तोरही जैसन हई। हम लोग आपे के मदद के लिए आली, बेफिक्र होके आप हमसे सामान लेही, हम आपके लिए हमेशा 24 घंटा खड़ा रहब। हम्म, उन्हीं की भाषा में हमने बात किया। जी। तो बड़ा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, हम्म, आगे बढ़ने के लिए भी उन्होंने बड़ा अच्छा, मतलब उनकी वाणी भूलती नहीं है। जिस हम्म, प्रकार से उन्होंने कहा कि बचवा, आज पहली बार हम देखलिए बहुत लोग आवन, बहुत जाने गुरूर में रहन, हम्म, लेकिन आप और आपका पूरा टीम ए तरीके के हमन के साथे व्यवहार किलस, एकरे बदे हम हमेशा आप लोग का इंतजार करब। हम्म, तो दादी का जो शब्द है भूलता नहीं है, जी। बड़ा भावुक कर देने वाला था और तब से आज तक मैंने पहना नहीं। पहना नहीं। हाँ। अच्छा, ये राजनीति तो आप कर ही रहे हैं, हुँ। आगे चुनाव लड़ने का क्या इरादा है? अगर पार्टी मौका देती है, हम्म, पार्टी अगर हमारे ऊपर भरोसा जताती है, जी। तो मैं बेशक चुनाव लड़ूँगा। हम्म, हाँ, निश्चित तौर आगे क्या योजना है, किस चुनाव के लिए? चुनाव देखिए, हम तो आपसे बीच में ही बताए थे कि नगर पालिका का टिकट मैं बसपा से लिया था। अच्छा। सुरक्षित होने के बाद हम्म, फिर सीटें सुरक्षित हो गई, इसलिए लड़ नहीं पाया। हम्म, अगर पार्टी मुझे जिस पद के लिए एलिजिबल समझे, हम्म, मैं टिकट माँगूँगा, मुझे अगर मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूँगा और नहीं मिलेगा तो फिर पार्टी के लिए तो जीता मरता हूँ। उसकी सेवा करते हाँ, रहेंगे। करते रहेंगे। हम्म। सर, इसी प्रेरणा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, इसी चैनल पर, इसी टाइम। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने हमें बुलाया और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह एक दिन बबरी की इस धरती पे बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश के मुखिया को भी पाएंगे हम लोग। बहुत 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 धन्यवाद।